रात के वक्त हर तरफ अंधेरा फैला हुआ था। कमरे में नाइट बल्ब की हल्की सी रोशनी थी, जिससे कमरे में मौजूद चीजें वाज़िया तौर पर दिखाई दे रही थी। बहुत साल इंतजार किया मैंने, लेकिन अब और नहीं। अब मैं मजीद अपनी परी से दूर नहीं रह सकता। इसलिए देखो ना, मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास वापस चला आया हूँ। अब मैं अपनी जान से वादा करता हूँ कि उसे छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हमेशा किसी साए की तरह तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि मेरे लिए तुमसे दूर रहना कितना मुश्किल था। जी चाहता है कि आज तुम्हारे और अपने दरमियान की जितनी भी रुकावटें हैं सब खत्म कर दो और तुम्हें अपना बना लो। लेकिन अभी इसका वक्त नहीं आया। अभी मुझे थोड़ा और इंतजार करना होगा। सामने बैठा शख्स जो काफी देर से उस कमरे में बैठकर अपने सामने लेटी उस लड़की को देख रहा था, जिसका खूबसूरत चेहरा कमरे की उस हल्की रोशनी में भी वाज़िह तौर पर दिखाई दे रहा था, जो हर चीज से बेपर्दा गहरी नींद में थी। और उसकी उसी नींद का फायदा उठाकर वो शख्स रात के उस वक्त उसके कमरे में मौजूद था और उसके बेड पर उसके बेहद करीब बैठकर उसके चेहरे के एक एक नक्श को अपने हाथ से छूकर महसूस कर रहा था। तुम जानती हो, सोते हुए तुम और भी खूबसूरत और मासूम लगती हो। मुझे डर है कि कहीं मैं तुम पर से इख्तियार न खो दूं और कोई ऐसी गुस्ताखी न कर दूं जो मैं अभी नहीं करना चाहता। लेकिन फिर भी इतना हक तो है ही कि मैं छोटी मोटी गुस्ताखियां तो कर ही सकता हूँ। ये कहकर वो शख्स सोई हुई लड़की के ऊपर झुका और फिर कुछ देर बाद जब उसे महसूस हुआ कि उसकी हरकत की वजह से सोई लड़की की नींद खराब हो रही है, वो फौरन से पीछे हटा था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि तुम नींद से जाग जाओ और मुझे यहाँ देखकर खौफ से चीखना चिल्लाना शुरू करते हुए अपने घर के सारे लोगों को यहाँ जमा कर लो। ये कहकर वो वहां से उठा और जाते जाते दोबारा पलटा। बहुत जल्द हम दोनों मिलेंगे मेरी जान, और अब जब दोबारा मिलेंगे तो मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बना लूंगा और मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, यहाँ तक कि तुम भी नहीं। वो शख्स वहां से जा चुका था, लेकिन उसके लहजे में जिस तरह का जुनून था, अगर परी अपनी आंखों से देख लेती तो शायद अपने खौफ से अपने होश खो बैठती। तुम अभी तक सो रही हो? रोज तुम्हें ये बात याद दिलानी पड़ती है कि अब तुम यूनिवर्सिटी जाने लगी हो, लेकिन मजाल है जो किसी दिन तुम खुद पर बिना कुछ कहे वक्त पर उठकर तैयार हो जाओ। अभी थोड़ी देर वो सो लेने देना मम्मा। और वैसे भी आज मुझे यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना। अच्छा जी, तो आज किस खुशी में छुट्टी के लिए कह रहा था, जरा मुझे भी बता दो। फरजाना बेगम परीशे की इस लापरवाही की आदत से बेहद परेशान रहती थी। रोज सुबह उसे यूनिवर्सिटी के लिए इस तरह उठाना पड़ता जैसे किसी बच्चे को स्कूल के पहले दिन के लिए उठाना हो। परीशे को पढ़ाई में कुछ खास दिलचस्पी नहीं थी। वो सुबह सुबह उठकर यूनिवर्सिटी जाना तो उसके लिए किसी क्यामत से कम नहीं था, इसलिए रोज ही उसे जबरदस्ती उठाना पड़ता था। मम्मा, आपको वाकई याद नहीं कि आज कौन सी खुशी है? नहीं, मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं। तुम्हारे पास 10 मिनट है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, नहीं तो रोज की तरह अपने दादा जान से डांट खाओगी। फरजाना बेगम कमरे से जा चुकी थी, जबकि परी तो हैरत से अपनी माँ को देख रही थी, जिसे अपनी बेटी का जन्मदिन तक याद नहीं था। परी को तो यही लगा कि सुबह उठते उसके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज होगा। सब लोग उसके लिए अच्छे से अच्छे गिफ्ट लेकर आएंगे और उसके लिए कुछ खास होगा। लेकिन सुबह उठते ही रोज की रूटीन देखकर उसे काफी मायूसी हुई थी। लेकिन परी ने भी ठान लिया था कि वो किसी से भी इस बारे में कुछ भी नहीं कहेगी, इसलिए खामोशी से तैयार होकर वो नीचे आ गई थी, जबकि नीचे भी सब लोग खामोशी से नाश्ता करने में मसरूफ थे। परी ने अपना नाश्ता किया और यूनिवर्सिटी के लिए निकल गई। लेकिन ये बात तो तय थी कि आज उसका पूरा दिन बहुत बुरा गुजरने वाला था। एक तो रात को उस ख्वाब की वजह से मैं पहले ही इतनी परेशान खौफजदा थी, और सुबह उठने पर भी ना किसी ने मुझे विश किया और ना ही किसी को मेरी बर्थडे याद है। उसका मतलब यही है कि मैं किसी के लिए अहम ही नहीं। वैसे तो सब कहते हैं कि मैं सबकी जान हूँ, सबकी लाडली हूँ। एक सालगिरह तक तो मेरी कोई याद ना रही किसी को। एक मर्तबा ये दिन गुजर जाए, इसके बाद मैं किसी से कोई बात नहीं करूंगी। परीशे ने दिल में इरादा कर लिया था। यूनिवर्सिटी आकर भी पूरा दिन उसका मूड इसी तरह खराब था। अच्छा ना यार, परीक्षा छोड़ भी दो, जल्दी से अपना मूड ठीक कर लो। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है फारिया, लेकिन तुम जानती हो मेरे दिल पर क्या गुजर रही है। घर में किसी को भी मेरी सालगिरह का दिन तक याद नहीं, यहाँ तक कि मम्मा और दादा जान को भी नहीं। परीक्षा के चेहरे पर अफसरदगी देख एक लम्हे के लिए फारिया को बहुत अफसोस हुआ था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही।
चलो कोई बात नहीं, अगर घर में किसी को याद नहीं तो कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर आज के दिन को स्पेशल बनाते हैं। वो कैसे बना? परीक्षा ने हैरत से फारिया की जानिब देखा। वो ऐसे कि आज मैं और तुम अकेले बाहर घूमने जाएंगे और तुम्हारी पसंद की हर चीज करेंगे जो तुम्हें पसंद है। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे और जो जो जगह तुम्हें पसंद है वहां जाएंगे। और हम क्यों दूसरों की वजह से अपना मूड खराब करें? अगर उन्हें याद नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आज के दिन को अपने तौर पर खास बनाने की कोशिश करते हैं। पहले तो परीक्षा का दिल बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर ये सोच कर के जब घर वालों को इसकी फिक्र ही नहीं है तो उसे भी किसी की फिक्र की जरूरत नहीं। यही सोचते उसने फौरन से हाँ की थी और फारिया के साथ आज का दिन अपनी मर्जी से जीने के लिए निकल पड़ी। पूरा दिन मौज मस्ती करने के बाद अब वो पूरी तरह थक गई थी। आज तो वाकई बहुत मजा आया यार, थैंक यू सो मच फारिया, तुमने मेरा आज का दिन बहुत अच्छा बना दिया। अगर तुम ना होती ना तो मैं वाकई बहुत बोर हो जाती और पूरा दिन यही सोचकर परेशान रहती। अरे यार कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। वो दोनों गाड़ी में बैठे एक दूसरे से बातें करने में मसरूफ थी। शाम हो चुकी थी, इसलिए फारिया परीशी को उसकी घर छोड़ने के लिए खुद आई थी, क्योंकि परीशी इतनी देर तक घर से बाहर कभी नहीं रहती थी। यार फारी, ये सब क्या है? हैरत से अपने सजे हुए शाह हाउस को देख परीशी काफी हैरान हुई थी। जब मैं सुबह यूनिवर्सिटी के लिए गई थी तब तो ऐसा कुछ भी नहीं था, और ना ही घर में किसी ने भी मुझसे इस बात का जिक्र किया कि घर में कोई फंक्शन है। तो फिर ये सब क्या है? हो सकता है तुम्हारे लिए कोई सरप्राइज हो, अंदर जाकर खुद ही देख लो। फारिया जो उसके पीछे खड़े होकर ये सब देख रही थी और मुस्कुरा रही थी, जैसे उसे इस सब के बारे में सब कुछ पहले से ही मालूम था। लेकिन परीक्षा ने इस वक्त उसकी मुस्कुराहट पर ध्यान देने के बजाय अंदर जाना ज्यादा मुनासिब समझा। भागते हुए जैसे ही वो अंदर दाखिल हुई, सामने का मंजर देख वो मजीद हैरान हुई। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर परीशे, हैप्पी बर्थडे टू यू। सब घर वाले गेट के पास ही करे पुरजोश तरीके से परीशे का इस्तकबाल करने लगे। मम्मा, दादा जान, सब लोगों को याद था। परीशे बारी बारी सबसे गले मिलने के साथ साथ ये भी पूछ रही थी, भला ऐसा हो सकता है कि हमारी छोटी सी लाडली सी प्यारी सी बेटी का जन्मदिन हो और हम लोगों को याद ना हो? और ये सब तो एक ड्रामा था, सुबह तुम्हें यूनिवर्सिटी भेजना और फिर फारिया को कहना कि सारा दिन वो तुम्हें अपने साथ मसरूफ रखे ताकि हम लोग आराम से तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए सारे इंतजाम कर सके। ये सब कुछ तुम्हें सरप्राइज देने के लिए ही तो किया था। दादा जान ने सारी प्लानिंग जब परीशी को बताई तो परीशी हैरान परेशान फारिया को देखने लगी, जिसने पूरा दिन इसे अपने साथ इस तरह मसरूफ रखा था और परीशी को शक में नहीं होने दिया था। फारी, तुम सब कुछ जानती थी और तुमने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया? कितनी गलत बात है ना, मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर तुमने मुझसे ये सब कुछ छुपाया। अरे यार, दादा जान के कहने पर ही मैंने सब किया है, तुम तो जानती हो मैं उनकी कोई बात नहीं टाल सकती, और वैसे भी ये सब कुछ तुम्हें खुश करने के लिए ही तो किया है। अच्छा चलो, अब इन सारी बातों को छोड़ो और तुम जल्दी से जाकर अपने कमरे में तैयार हो जाओ। तुम्हारा ड्रेस और सारी चीजें मैंने तुम्हारे कमरे में रख दी हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। सारे मेहमान और सब लोग इंतजार कर रहे हैं। फरजाना बेगम ने आगे बढ़कर परीशी को अपने साथ लगाया था और उसके माथे पर प्यार करके उसे कमरे में ले जाकर तैयार होने का कहा। परीशी भी फारिया से बाद में लड़ने का इरादा रखते अपने कमरे की जानिब भागी थी, क्योंकि इससे आज पार्टी के लिए अच्छे से अच्छा तैयार होना था। ये ड्रेस कितना प्यारा है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मम्मा ने मेरे लिए इतना अच्छा ड्रेस लेकर रखा था। आज तो मैं वाकई बहुत प्यारी लग रही हूँ। हमेशा की तरह इस बार पे पूरी पार्टी की नजर मुझ पर ही रहने वाली है। बड़ी आईने के सामने खड़ी अपने आप को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो हमेशा की तरह आज भी बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। ये अचानक से लाइट को क्या हो गया? अचानक कमरे की लाइट बंद हो गई थी और हर तरफ अंधेरा छा गया। परी तो इतना अंधेरा देखकर ही घबरा गई थी। इससे पहले कि वो किसी को आवाज देती, किसी ने पीछे से उसे अपने हिसार में ले लिया था और उसके चेहरे पर हाथ रख के उसे दीवार के साथ लगा दिया। मैं जानता हूँ कि तुम बेहद खूबसूरत हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि मेरे लाए हुए ड्रेस में तुम इस कदर खूबसूरत लगोगे। इसका मतलब है कि मेरी चॉइस तुम पर काफी सूट करती है। अब से तुम्हारी हर चीज मैं अपनी मर्जी से खरीदा करूंगा। परीक्षित तो किसी की आवाज को अपने इतने बेहद करीब आता देखकर सुनकर बेहोश होने के करीब थी।
मैं चेहरे से हाथ हटाने लगा हूँ। शोर मत बचाना। और वैसे भी बाहर इतने मेहमान मौजूद हैं, इतना रश है, अगर तुम शोर मचाओगी तो तुम्हारी आवाज किसी तक नहीं जाएगी। अलबत्ता शोर मचाकर तुम अपने लिए मजीद मुश्किलें खड़ी कर लोगी। उस शख्स ने ये कहने के साथ ही परी के चेहरे से हाथ हटाकर खींचकर उसे अपने सीने से लगाया था, जबकि उसकी इस हरकत पर तो परीशे अपनी सांस भी रोके थी। तुम जानती हो, मुझे तुम्हारे बाल बेहद पसंद है और इनकी खुशबू मुझे पागल कर देती है। वो शख्स जो पहले ही परी को अपने मजबूत हिसार में लिए खड़ा था, मजीद उसके करीब होता जा रहा था, अपना चेहरा उसके बालों के पास ले जाकर उसकी खुशबू महसूस कर रहा था, जबकि उसके हाथों का लम्स अपनी कमर पर महसूस करके परीशे की जान सही मानों में निकली हुई थी। वो कोई पागल शख्स था जो बिना किसी रिश्ते के उसे अपने बेहद करीब किए खड़ा था, और ऊपर से जिस किस्म की वो हरकतें कर रहा था, परी को यही लगा था कि वो यही बेहोश हो जाएगी। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे अपने होश संभाल कर परी ने अपने से दूर करने की कोशिश की, तो वो शख्स जैसे होश की दुनिया में वापस लौटा। मैं चलता हूँ माय प्रिंसेस, अब जल्दी से अपने बाल ठीक करके नीचे आ जाओ, सब लोग नीचे इंतजार कर रहे हैं। इतना कहकर वो शख्स जैसे उस कमरे से कहीं गायब हो गया। परी को तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद लाइट भी वापस आ गई थी। परी ने जब आईने में खुद को देखा तो उसके बाल वाकई वो शख्स बुरी तरह से खराब कर चुका था। खौफ के साथ साथ परी को गुस्सा भी आया। जंगली इंसान, मेरी सारी तैयारी बर्बाद कर दी। एक दफा रोशनी में मेरे सामने आए, इसका वो हाल करूंगी कि सारी जिंदगी याद रखेगा, जैसे मुझसे चिपक रहा था, जैसे मैं इसकी मलकियत हूँ। एक दफा रोशनी में मुझे नजर आ जाए फिर उसके होश ठिकाने लगाऊंगी। बेशरम इंसान। परी अपने बाल ठीक करने के साथ साथ उस शख्स को कोस भी रही थी जो थोड़ी देर पहले उसके कमरे में घुस के अपनी मनमानियां करके जा चुका था। परीशा भी अपना मूड ठीक करके नीचे आ चुकी थी, क्योंकि वो शख्स उसकी वजह से वो इतना अच्छा दिन खराब नहीं करना चाहती थी। सब लोग उसे देखकर हैरान रह गए थे। परीशा, आज कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही हो। जब केक काटने के दौरान परीशा की नजर अपने करीब करे उस शख्स पर गई जिससे वो जिंदगी में कभी देखना नहीं चाहती थी। वो शख्स यज़दान मुस्तफा था। ये कहां से आ गया? तो क्या ये वापस आ गया? मगर इस तरह अचानक कैसे? परीशा हैरत से मुंह खोले उस शख्स को देख रही थी, जबकि वो चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट सजाए परीशा को ही देखने में मसरूफ था। उसका आज आना क्या जरूरी था? मेरा आज का दिन खराब कर दिया, और अगर आ ही गया था तो मेरी नजरों के सामने नहीं आना चाहिए था। तो इसका मतलब ये था कि ये कमरे में मेरे आने वाला कोई और नहीं बल्कि यही था। और ये ड्रेस जो मैंने पहना है, इसका मतलब ये ड्रेस भी यही लेकर आया था। परीशा को सारी बात समझ आ गई थी, इसलिए इस पार्टी में वो मजीद रुकना उसके लिए मुश्किल हो गया था। मम्मा, मेरे सर में ना बहुत शदीद दर्द हो रहा है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। क्या हुआ बेटा? अभी थोड़ी देर पहले तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थी, और अभी तो मेहमान भी सारे यही मौजूद है। अभी तो तुमने खाना भी नहीं खाया, थोड़ी देर और रुक जा, उसके बाद चली जाना। नहीं मम्मा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग खुद ही संभाल लें, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। अच्छा, अगर तबीयत ज्यादा खराब है तो मैं किसी को कहती हूँ, तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता है। नहीं मम्मा, उसकी जरूरत नहीं है, मैं थोड़ी देर आराम करूंगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। आज पूरा दिन फारिया के साथ घूमती फिरती रही हो ना, इसलिए थक गई हूँ। अच्छा ठीक है, चलो जाओ अपने कमरे में आराम करो और अपना ख्याल रखना। फरजाना बेगम ने भी उसका उतरा हुआ चेहरा देख उसे मजीद यहाँ रोकने की कोशिश नहीं की थी और इसे कमरे में जाने की इजाजत दे दी। जबकि कमरे में आके सबसे पहला काम जो परीशा ने किया वो इस ड्रेस को उतार कर फेंक देना था। ये शख्स अपने आप को समझता क्या है? इसका जो दिल चाहेगा वो करेगा, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। यज़दान मुस्तफा, मैं कभी तुम्हें अपनी जिंदगी कंट्रोल नहीं करने दूंगी। तुम दुनिया के लिए होगे बहुत ही जाने माने और पावरफुल इंसान, लेकिन मेरे सामने तुम कुछ भी नहीं हो, और ना ही तुम मुझ पर अपनी मर्जी चला सकते हो, और ना ही मैं कभी तुम्हें ऐसा करने दूंगी। मैं तुम्हारे सर्कल की बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो तुम्हारे एक इशारे पर तुम पर मर मिटती हैं। मेरा नाम परीशा मुर्तजा है और मैं अपनी जिंदगी में अपनी मर्जी से जीने वाली इंसान हूँ। तुमने मेरा आज का दिन खराब करके अच्छा नहीं किया। परीशा का गुस्सा किसी सूरत कम ही नहीं हो रहा था, यहाँ तक कि उसने इस ड्रेस को फेंक दिया जब बाकी की सारी चीजें भी उतार कर फेंक दी। और ये गुस्सा इस बात का सबूत था कि वो यज़दान मुस्तफा से किस कदर नफरत करती है। अरे वाह,
आज तो परीक्षा बेहती खुद ही उठकर नाश्ते पे आ गई और ऊपर से यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी तैयार है। भाई ये तो मौत से कम नहीं। दादाजान ने आज परीक्षा को सुबह सवेरे नाश्ते की टेबल पर देखकर हैरत से कहा, जी दादाजान, आज मुझे यूनिवर्सिटी जल्दी जाना है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। अरे बेटा नाश्ता तो करके जाओ, इतनी भी क्या जल्दी है। नहीं दादाजान, मैं यूनिवर्सिटी में कर लूंगी, मुझे दरअसल जल्दी जाना है। अच्छा चलो ठीक है, यजदान भी ऑफिस के लिए ही निकल रहा है, तुम्हें भी रास्ते में छोड़ देगा। जाओ बेटा, शाबाश, बड़ी बेटी को भी उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ देना। जी दादाजान। यजदान दादाजान के कहने पर अपनी कुर्सी से भी उठा ही था कि परीक्षा की अगली बात सुनकर गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। नहीं दादाजान, इसकी जरूरत नहीं है, मैं कल ही ड्राइवर अंकल से कहकर सुबह से यूनिवर्सिटी से जल्दी जाया करूंगी, इसलिए वो मेरे इंतजार में है, तो मैं उनके साथ ही जाऊंगी। एक जताती हुई नजर वो सामने खड़े यजदान पर डालकर फौरन वहां से निकल गई थी। सबके सामने अपनी इस तरह से इंसल्ट हो जाना यजदान को इंतहाई बुरा लगा था और इस बात पर उसे शदीद गुस्सा भी आया था। इसलिए मजीद वहां रुकने की बजाय उसने अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठाई और वहां से निकलता चला गया। ये सुबह से तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? अभी कल ही तो तुमने इतना अच्छा तुम्हें सरप्राइज मिला है और तुम भी ना पड़ी, किसी बात पर खुशी नहीं होती। हाँ वाकई सरप्राइज तो मुझे बहुत बड़ा मिला है और ये सरप्राइज मैं पूरी जिंदगी नहीं भूलने वाली। अच्छा खैर, ऐसा भी क्या हो गया? जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मुझे कैसे पता चलेगा? तुमने देखा नहीं, कल पार्टी में वो शख्स जिससे मैं सबसे ज्यादा नफरत करती हूँ मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने वापस आ गया है। क्या मतलब? तुम किसकी बात कर रहे हो? एक मिनट, कहीं तुम यजदान भाई की बात तो नहीं कर रही? बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रही हूँ। और तुम्हारा कब से वो भाई होकर बन गया? यार क्या हो गया है? अब मैं उन्हें भाई नहीं बुलाऊंगी तो और क्या बुलाऊंगी? जो भी है, लेकिन उस शख्स ने वापस आकर अच्छा नहीं किया। कुछ भी हो जाता, वहीं पर कहीं मरा जाता, लेकिन वापस ना आता। यार परी क्या हो गया है? किसी अजीब अजीब बातें कर रहे हो। मैं मानती हूँ वो तुम्हें अच्छे नहीं लगते, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम उनके बारे में इस किस्म की बातें करो। अच्छा लगना तो बहुत दूर की बात है, तुम जानती हो मुझे उससे शदीद नफरत है। जब वो यहाँ नहीं था ना, तो मैं सुकून से अपनी जिंदगी जी रही थी। इतने हैंडसम और इतने अच्छे तो हैं, मुझे समझ नहीं आती परी तुम बिला वजह उनसे क्यों नफरत करने लगती हो, जबकि आज से कुछ साल पहले तो यजदान मुस्तफा तुम्हारे आइडियल हुआ करते थे। अब ऐसा भी क्या हो गया है? उस शख्स तुम्हें इस कदर बुरा लगने लगा? आखिर क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। देखो मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। फारिया, तुम जानती हो पहले वाले यजदान में और अब वाले में बहुत फर्क है। वो बहुत बदल गया है, वो पहले जैसे नहीं रहे। तुम जानती हो अमेरिका में कितनी लड़कियों के साथ उनके अफेयर थे। आए दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड बदलता था। मैं किसी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती जिसकी नजर में लड़कियों की कोई अहमियत ही नहीं है। उसके लिए लड़कियां सिर्फ और सिर्फ दिल बहलाने का एक सामान है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मैं ऐसे शख्स के साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजारूंगी। मोहब्बत से ज्यादा मुझे इज्जत करने वाला इंसान चाहिए, और वो शख्स जो दूसरी लड़कियों की इज्जत नहीं करता, वो भला मेरी क्या ही इज्जत करेगा? ऐसा भी तो हो सकता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो, क्योंकि यजदान भाई कहीं से भी मुझे इस तरह के नहीं लगते। वो बहुत ही अच्छे इंसान है। तुम भी उसकी बातों में आ गई। पता नहीं शख्स ने ऐसा क्या किया है कि हर कोई उसके गुण गाता है। कोई भी उसके खिलाफ एक बात भी सुनने को तैयार नहीं है। सबको मैं ही गलत लगती है, लेकिन जब हकीकत सबके सामने खुलेगी ना, तो सबकी आंखें खुल जाएंगी। और मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, मेरे पास इस बात का सबूत है। बड़ी अपनी बात कहकर बिल्कुल खामोश हो गई। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, अपना मुंह ठीक करो, बात की बात में देखी जाएगी। अभी तो इन सारे मामलात में वक्त है। अभी कौन सा कल ही तुम्हारी उससे शादी होने वाली है, तब तक कोई ना कोई इस मसले का हल निकल ही आएगा ना। फारिया की बात बिल्कुल ठीक थी। अभी कौन सा कल ही उसकी शादी हो रही थी, इसलिए अभी इस बात की उसे टेंशन लेने का कोई फायदा नहीं था। मैं यहाँ पर कोई तमाशा नहीं करना चाहता, सिर्फ खामोशी से गाड़ी में बैठ जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। मैं भी यहाँ कोई तमाशा नहीं करना चाहती, इसलिए आप खामोशी से यहाँ से वापस चले जाए। मैं ड्राइवर के साथ आई थी और उसी के साथ वापस जाऊंगी। परी, मेरा जब्त मत आजमाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये धमकियां किसी और को जाकर दे, मैं आपकी धमकियों में आने वाली नहीं हूँ। परी ये कहकर दूसरी तरफ से जाने लगी, जब यजदान ने उसका बाजू पकड़कर खींचकर अपने सामने किया।
ये क्या कर रहे हैं आप? पागल तो नहीं हो गए? लोग देख रहे हैं। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मेरा जब्त मत आजमा, लेकिन शायद तुम्हें मेरे एक बार में कही बात समझ में नहीं आती है। हाथ छोड़े मेरा, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना। यजदान परी को बाजू से पकड़कर घसीटता गाड़ी की जानिब लाया था और फ्रंट सीट का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बिठाकर दरवाजा बंद कर दिया, जबकि परी मुसलसल उसके साथ ना जाने की जिद कर रही थी। लेकिन यजदान तो जैसे उसकी बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। गाड़ी में बैठते ही उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। परी ने भी जब देखा कि अब मजामत करने का कोई भी फायदा नहीं है, तो खामोशी से एक तरफ मुंह करके वो बैठ गई थी। वो लड़का कौन था? अचानक से गाड़ी में यजदान की बारी आवाज गूंजी। परी, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के बाहर तुम किस लड़के से बातें कर रही थी? वो कौन था? और वो जो कोई भी था ना, आज के बाद मुझे तुम्हारे आस पास भी न दिखाई देना चाहिए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। आप होते कौन है मेरे मामलात में मुदाखलत करने वाले? इतनी पाबंदियों पर परी भी अब तंग आ गई थी, इसलिए गुस्से से पलटकर बिना यजदान के गुस्से की परवाह किए उसने जवाब दिया था, सीरियसली तुम्हें वाकई ये बात मालूम नहीं कि मैं कौन होता हूँ? तो इसका मतलब है तुम्हें ये बात बतानी पड़ेगी कि मैं कौन होता हूँ। यकीन जानो, मुझे ये बात बताने में कोई भी परेशानी नहीं है। परी उसकी बात का मतलब समझकर मजीद थोड़ा दूर होकर बैठ गई, और वो ये अच्छी तरह जानती थी कि उस शख्स का कोई भरोसा नहीं जो रात के अंधेरे में उसके कमरे में आ सकता था, तो वो कुछ भी कर सकता था। जंगली इंसान ना हो तो पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। उसे ये लगता है कि मैं इससे डर गई हूँ और इसके डर की वजह से जैसा वो कहेगा मैं ही करूंगी। तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। मेरा नाम भी परीशे मुर्तजा है। मैं किसी से नहीं डरती। जहां तक बात यजदान की है, तो उसे मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। परी ने यजदान से बदला लेने के लिए जो तरीका सोचा था, वो नहीं जानती थी कि उसके बाद उसकी जिंदगी किस तरह से बदल जाएगी और वो अपने लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी कर लेगी। इस वक्त तो सिर्फ और सिर्फ वो यजदान को नीचा दिखाना चाहती थी और उससे बदला लेना चाहती थी, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। वो ये बात भूल चुकी थी कि उसके इस अमल से उसकी अपनी जिंदगी पर कितना गहरा असर पड़ेगा। अरे सुलेमान, रुको तो सही, मेरी बात तो सुनो। जी परीशे जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, तुम्हें ही बुला रही हो। कब से आवाजें दे रहे हो, लेकिन तुम हो के सुन ही नहीं रहे। वो जी, मुझे लगा कि शायद आप किसी और को बुला रही हैं। आज से पहले कभी ऐसा हुआ नहीं है ना, आपने खुद से कभी किसी भी लड़के से बात की हो? इसलिए सुलेमान को तो इस बात पर शदीद हैरत हुई थी कि परीशे ने तो आज तक खुद उसे मुखातिब भी नहीं किया था। अरे तो क्या हो गया, हम दोनों क्लास फेलो हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना तुमसे एक छोटा सा काम था। मुझे ये कल का लेक्चर थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दोगे? अरे परीशे जी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? आप मुझे बताएं, आपको क्या क्या समझ नहीं आया? मैं सब कुछ आपको दोबारा से करवा दूंगा। ये हुई ना बात। चलो आओ, हम दोनों कैंटीन में बैठकर साथ में कुछ खा पी भी लेंगे और साथ में तुम मुझे काम भी समझा देना। जी ठीक है परीशे जी। सुलेमान को वो अपने साथ लिए कैंटीन में ले आई थी, जबकि फारिया तो परीशे के साथ किसी लड़के को देख हैरान ही रह गई थी। परीशे बेशक एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी में उसे उसकी किसी भी लड़के से कोई भी दोस्ती नहीं थी। यूनिवर्सिटी में उसकी सिर्फ फारिया से ही दोस्ती थी, और उसके अलावा वो किसी से बात तक भी नहीं करती थी और अपने काम से काम रखती थी। सुलेमान भी कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था। उनकी क्लास का टॉपर था और बहुत लायक और अच्छा लड़का था। कभी कभार परीशे और फारिया सुलेमान से नोट्स वगैरह ले लेती थी, लेकिन उनके दरमियान इतनी बेतकल्फी तो कभी भी नहीं रही थी कि परीशे यूं इस तरह उसे अपने साथ कैंटीन ले आए, और जिस तरह वो उससे बातें कर रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो बहुत गहरे दोस्त है। परीशे, ये सब क्या है? ये सुलेमान तुम्हारे साथ यहाँ क्या कर रहा है? फारिया ने दबी दबी आवाज में कहा, ताकि उसकी आवाज सुलेमान तक ना जाए। तुम जरा दूसरी टेबल पर जाकर बैठो, थोड़ी देर में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। अभी जाओ यहाँ से। लेकिन यार बताओ तो सही, आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम क्या कर रही हो? यार फारी, प्लीज थोड़ी देर के लिए दूसरी टेबल पर जाकर बैठ जाओ ना, और उसके बाद तुम्हें मैं सब कुछ समझा दूंगी। हाँ तो सुलेमान, हम लोग कहाँ पर थे? परीशे और सलमान को यहाँ बैठे अभी थोड़ी देर ही गुजरी थी जब वहां पर यजदान पहुंचा। परीशे को दोबारा उसी लड़के के साथ देख उसका दिमाग ही घूम गया था।
अभी कल ही तो उसने परीक्षा को उससे दूर रहने के लिए कहा था, लेकिन लगता था वो ये बात नहीं समझी थी। और वो ये बात कहाँ जानता था कि परीक्षा ने जानबूझकर उसे तंग करने के लिए ये सब किया था। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि उस लड़के से दूर रहना, लेकिन शायद तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, और शायद तुम इस लड़के की खैरियत नहीं चाहती, इसलिए दोबारा उसके साथ नजर आई हो। इज़्ज़ान ने बिना किसी की परवाह किए सलमान को गिरेबान से पकड़कर मारना शुरू कर दिया था, जबकि वो बेचारा तो अपने बचाव में कुछ कर भी नहीं सकता था। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी परी के साथ बैठकर बातें करने की? आज मैं तुझे इस काबिल छोड़ूंगा नहीं कि आइंदा तुम किसी लड़की के साथ बैठकर तो दूर की बात, दूर से भी कोई बात कर सको। जिस्तान, क्या हो गया है? तुम्हें पागल हो गया हो? छोड़ो उसे, उसका कोई कसूर नहीं है। हाँ, हो गया हूँ पागल। जब मैंने तुम्हें कल समझाया था तो तुम्हें मेरी बात समझ क्यों नहीं आई? इज़्ज़ान बिना किसी की परवाह किए इस परीक्षे पर बुरी तरह चिल्लाया था। उसका गुस्सा और उसका जुनून देख एक लम्हे के लिए परीक्षा भी सहम गई थी। प्लीज इज़्ज़ान, उसे छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं आज के बाद कभी इससे बात भी नहीं करूंगी। मैं वादा करती हूँ, आज के बाद कभी ये मेरे आसपास भी नजर नहीं आएगा। प्लीज उसे छोड़ दो। सलेमान की हालत देख परीक्षा को अपने आप पर ही गुस्सा आ रहा था। वो बेचारा तो उसकी मदद के लिए आया था। परीक्षा ने ये तो नहीं चाहा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो। परीक्षा की बात सुनकर इज़्ज़ान ने सलमान को छोड़ दिया, जो कि अपनी जान बचाने पर फौरन वहां से भाग गया, जबकि आसपास के लोग हैरत से ये मंजर देख रहे थे। चलो मेरे साथ। इज़्ज़ान ने परी का हाथ पकड़ा और इसे घसीटते हुए अपने साथ लेके जाने लगा। जंगली इंसान, छोड़ो मेरा हाथ। तुम इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदे हो, हैवान हो। तुम्हें तो इंसान से बात करने की तमीज तक नहीं है। फिलहाल मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी में गाड़ी में बैठो और चलो। नहीं जाना मुझे तुम्हारे साथ कहीं भी, और मैं तुम्हारी कोई पाबंद नहीं हूँ कि जैसा तुम कहोगे मैं वही करूंगी, और जिसके साथ तुम कहोगे उसी से मिलूंगी, और जिससे मना करोगे मैं उसे छोड़ दूंगी। ये मेरी जिंदगी है और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से अपनी मर्जी से जीना चाहती हूँ, इसलिए बराए मेहरबानी मेरी जिंदगी से निकल जाओ। ऐसा तो मुमकिन नहीं है परीक्षा के अस्तान मुस्तफ़ा। मेरी बात ना मानकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है, और अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा तुम पर क्या हक है, और जो मेरा तुम पर हक है ना, उसके नाते मैं तुम्हें हर चीज से रोक सकता हूँ। लेकिन मैं आपको ऐसे किसी हक को नहीं मानती हूँ, बल्कि मैं तो इस रिश्ते को ही नहीं मानती। ये सिर्फ एक जबरदस्ती का रिश्ता है। जबरदस्ती का ही सही, लेकिन अब तुम्हें इस रिश्ते को सारी जिंदगी निभाना है, ये बात याद रखना। यजदान परीजे को लेकर जाने के बजाय अपने अपार्टमेंट में ले आया था, जो इसने यहाँ से जाने से पहले खरीदा था। अक्सर जब वो इसका अकेले रहने का बात करता था तो यही आ जाता था, और कभी उसका ऑफिस का काम वगैरह ज्यादा होता था तो फिर इसी अपार्टमेंट में आकर अपना काम मुकम्मल करता था। उसका इरादा आज भी अपने परिचय के दरमियान सारी गलतफहमी को दूर करने का था, ताकि वो घर जाकर दादा जान से बात करके परिचय की रुखसती करवा सके, और फिर वो दोनों एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सके, जिसमें ना तो कोई गलतफहमी हो और ना ही नफरत हो। यज़दान ये बात अच्छी तरह जानता था कि परिचय उससे नफरत नहीं करती, क्योंकि बचपन से ही परिचय यज़दान के सबसे ज्यादा करीब रही थी और उसकी हर बात मानती थी। यहाँ तक कि यज़दान ये बात अच्छे तरीके से जानता था कि परिचय उसे कितना पसंद करती है। हर तरह से वो परिचय का आइडियल था, लेकिन उसे ये बात समझ ही नहीं आती थी कि उसके यहाँ से जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था कि परिचय इतना बदल गई थी। वो ना तो यज़दान से कोई बात करती थी, और जब भी वो यहाँ का चक्कर लगाता परिचय का रवैया ऐसा ही होता था। और अब तो ये सब कुछ देख उसे वाकई में समझ आ गई थी कि कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से परिचय उससे दूर हो रही थी, और यज़दान ऐसा कुछ होने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने इस गलतफहमी को जड़ से खत्म करना था, और उसके लिए जरूरी था कि वो किसी पुरसुकून जगह पर बैठकर आपस में बात करते। ये आप मुझे कहाँ लेकर आ गए हैं? मैंने कहा भी था ना कि मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। मैं जानता हूँ कि तुम्हें ना तो मेरे साथ रहना है और ना ही मेरे साथ कहीं जाना है, लेकिन एक मर्तबा सुकून से बैठकर मेरी बात सुन लो। मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ ताकि हम लोग आराम से बैठकर बात कर सकें। अब खामोशी से मेरे साथ चलो और बेफिक्र रहो। तुम्हारा शौहर हूँ कोई गैर मर्द नहीं, जिससे तुम इतना घबरा रहे हो। मेरे लिए आप एक गैर इंसानी है, क्योंकि मैं इस रिश्ते को मानती ही नहीं। परिचय, तुम्हारे मानने या ना मानने से ये हकीकत बदल नहीं जाएगी।
तो क्यों बिला वजह में खुद को थका रही हो? और अब सुकून से बैठकर मुझे बताओ कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुम मेरे साथ जिंदगी गुजारना ही नहीं चाहती? इज़दान ने उसे अपने साथ सोफे पर सामने बिठाते हुए कहा और नरमी से बात करने की कोशिश की, क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ और सिर्फ वजह जानना चाहता था जो इसे परिशे से दूर कर रही थी। क्योंकि मैं आपको पसंद नहीं करती, ये बात मैं मान ही नहीं सकता। ये बात तुम अच्छी तरह जानती हो और मैं भी, कि मेरे यहाँ से जाने के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसके बारे में तुम मुझे इतना नापसंद बात नहीं करने लगी। ये बात आप मुझसे नहीं बल्कि अपने आप से पूछे। परीशा ने जवाब देकर अपना चेहरा दूसरी जानिब मोड़ लिया था। अच्छा ठीक है, अगर तुम मुझे यहाँ से चले जाने की वजह से मुझसे नाराज हो तो मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि कभी तुम्हें इसके बाद अकेला नहीं छोड़कर जाऊंगा। इज़ान अपनी जगह से उठकर परीशा के करीब आकर बैठ गया था और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर मोहब्बत भरे लहजे में उसे यकीन दिलाने लगा। परी ने फौरन अपना हाथ उसके हाथ से खींच लिया था। इज़ान को उसकी इस हरकत पर शदीद नागवारी हुई थी, लेकिन वो अपना गुस्सा जब्त कर गया था, क्योंकि इस वक्त परीशा पर गुस्सा करके उसे मजीद नाराज नहीं करना चाहता था। बहुत खुशफहमी हो गई है आपको कि मैं आपके यहाँ से जाने की वजह से नहीं बल्कि आपके वापस आने की वजह से नाराज हूँ। आपको वापस ही नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आप वापस आ गए हैं मेरी जिंदगी में फिर से जहर खोलने के लिए। परीशा तुम होश में तो हो? ये किस तरह की बातें कर रही हो? परी की बातें सुनकर अब यज़दान को मजीद गुस्सा आने लगा था। मैं बिल्कुल पूरे होशो-हवास में हूँ, लेकिन अभी तो मुझे होश आया है और अच्छा हुआ, वक्त रहते मुझे सब कुछ मालूम हो गया, वरना मैं तो आपको बहुत अच्छा और नेक इंसान समझती थी। क्या मतलब है तुम्हारी इस बात का? जो भी बात है मुझसे खुलकर कहो। मुझे नहीं कहना, मैं सुलेमान को पसंद करती हूँ और उससे ही मोहब्बत करती हूँ, इसलिए बेहतर यही है अब जल्द से जल्द इस रिश्ते को खत्म कर दे और मेरी जिंदगी से कहीं दूर चले जाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे निकाह में होते हुए किसी दूसरे मर्द की तरफ मुतवज्जा होने की? मुतवज्जा होना तो दूर की बात है और किसी से मोहब्बत करने की बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपकी हिम्मत हुई एक लड़की के निकाह में होते हुए आए रोज नई गर्लफ्रेंड बनाने की। आपको क्या लगता है वहां आप रहकर जो भी करेंगे मुझे इस बारे में कुछ मालूम नहीं होगा? और यहाँ आकर सबकी नजरों में शरीफ और इज्जतदार बनकर मुझसे शादी कर लेंगे, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है मिस्टर यज़दान मुस्तफा। मैं कोई गिरी पिटी लड़की नहीं हूँ कि आप जैसे इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर दूं, जिसकी नजरों में लड़की की कोई अहमियत ही नहीं है, जो लड़कियों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और उसके बाद पलट कर भी नहीं देखता। आपकी पहली से लेकर आखिरी गर्लफ्रेंड के बारे में भी मैं सब कुछ जानती हूँ। मैंने तो सिर्फ एक शरीफ इंसान के साथ पाकीज़ा मोहब्बत की थी और आपने आपने तो एक लड़की के साथ निकाह होते हुए जाने कितने ही लड़कों के साथ नाजायज ताल्लुकात बनाया है। अपनी बकवास बंद करो परीशा, और न जान से मार दूंगा मैं तुम्हें। परीशा की आखिरी बात सुनकर यज़दान का गुस्सा उसके कंट्रोल से बाहर हुआ था, जब भी उसका हाथ उठा और परीशा के चेहरे पर निशान छोड़ गया। यज़दान ने जैसे परीशा को थप्पड़ मारा था। परीशा एक साइड पर जा गिरी थी। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बकवास, अब एक और लफ्ज मत कहना। मैं आज ही दादा जान से बात करता हूँ, अब मजीद रुखसती में कोई देर नहीं होने दूंगा और मैं किस किस्म का इंसान हूं ना, ये बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। यज़दान कहकर वहां से फौरन से कमरे से चला गया था। वो जानता था कि वो अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो परीशा पर मजीद अपना गुस्सा उतारकर उसे और कोई तकलीफ नहीं देना चाहता था। कमरे में जाते ही उसने सारी चीजें तहस नहस कर दी थी। तुम सोच भी कैसे सकते हो परी कि तुम्हारा यज़दान इस किस्म का है कि तुम्हें वाकई मुझ पर भरोसा नहीं रहा? मुझे तो दुख इस बात का नहीं है कि तुमने मेरे किरदार पर उंगली उठाई, मुझे दुख इस बात का है कि परी को अपने यज़दान पर भरोसा नहीं। यज़दान अपनी परी के अलावा भला किसी लड़की के करीब कैसे जा सकता है और अपनी परी का हक किसी और को कैसे दे सकता है? क्या तुम्हें एक बार भी मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत और जुनून दिखाई नहीं दिया? ये साल मैंने किस तरह से तुम्हारी जुदाई में वहां गुजारे हैं और तुम मुझे एक दिल फेंक इंसान समझ रही हो। बहुत गलत किया तुमने परी, बहुत गलत। और अब इसकी सजा के लिए भी तैयार रहना, क्योंकि यज़दान मुस्तफा गलतियों को इतनी आसानी से माफ नहीं करता। तकरीबन 1 घंटे तक यज़दान ने अपने आप को कमरे में बंद रखा था। वो नहीं जानता था कि वो दोबारा परी को देखे और दोबारा उसे गुस्सा आ जाए और वो कुछ ऐसा कर दे
जो वो नहीं करना चाहता था। आखिरकार 1 घंटा गुजरने के बाद जब गुस्सा कम हुआ तो उसने परी को घर छोड़ने का इरादा किया। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकला तो सामने परी की हालत देख उसके पैर और तले से जमीन निकल गई। परी, उठो, क्या हुआ तुम्हें? परी मेरी जान, क्या हुआ? मेरी तरफ देखो। इज़दान जैसे ही कमरे से बाहर निकला, सामने देखा कि परी अभी भी नीचे जमीन पर पड़ी हुई है, जैसे वो 1 घंटा पहले उसे छोड़कर गया था। वो भागता हुआ परी तक आया। जब उसने परी को सीधा किया तो उसके माथे से खून लगा हुआ था, जिसे देख वो सही मायनों में इज़दान की जान निकली थी। उसने जल्दी से परी को उठाकर सोफे पर लिटाया। उसका जख्म देखने लगा। जख्म ज्यादा बड़ा नहीं था। इज़दान ने फौरन उसकी बैंडेज की और इसके करीब उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। आई एम सॉरी परी, मुझे माफ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें ये चोट आई। मेरा मकसद तुम्हें तकलीफ पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं था। भला कोई अपनी जान को तकलीफ दे सकता है क्या? और जो कुछ तुमने कहा था उस सब कुछ सुनकर मुझे गुस्सा आ गया था। तुम कैसे मेरी मोहब्बत पर शक कर सकती हो? कैसे मेरी मोहब्बत पर सवाल कर सकते हो? जिस शख्स ने इतने साल पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाया, उस मोहब्बत को निभाया, तुम कैसे उसकी मोहब्बत पर सवाल कर सकती हो? लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक मर्तबा तुम ठीक हो जाओ, मैं वादा करता हूँ दोबारा कभी तुम्हें तकलीफ नहीं दूंगा। परी का चेहरा देखते हुए मुसलसल उसका हाथ पकड़ उससे माफी मांग रहा था। इज़दान मुस्तफा की आंखों में आंसू थे। वो शख्स जो आज तक कभी किसी के सामने नहीं झुका था, आज एक लड़की को जरा सी तकलीफ पहुंचाने पर उसकी आंखें नम हो गई थी। काफी देर उसी तरह गुजरी थी। परी ने अपनी आंखें खोली तो यज़दान ने शुक्र किया। परी अपने सामने यज़दान को देख फौरन से पीछे हो गई थी। चलो उठो, काफी देर हो गई, अब हमें घर चलना चाहिए। सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी तो मैंने दादा जान को फोन करके बता दिया था कि तुम मेरे साथ हो, लेकिन फिर भी काफी देर हो चुकी है। अभी हमें घर चलना चाहिए। यज़दान ने मजीद कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा था, इसलिए घर जाने का इरादा किया। पूरा रास्ता उसी तरह खामोशी से गुजरा था और घर आते ही परी खामोशी से अपने कमरे में चली गई थी, इस बात से अनजान कि कल उसकी जिंदगी किस तरह से बदलने वाली है। अरे परी बेटा, तुम इतनी खामोश क्यों हो? ये लो मिठाई खाओ, आज तो बहुत खुशी का दिन है। मैं तो आज बहुत खुश हूँ। हम सब लोग आज से ही शॉपिंग करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वक्त बहुत कम है और तैयारियां बहुत ज्यादा करनी है। मेरी तो बस यही दुआ है कि मेरी बेटी जहाँ रहे खुश रहे। क्या मतलब है आपकी बात का? किस चीज की तैयारी करनी है? परी को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। कल रात यज़दान ने दादा जान से और सारे घर वालों से रुखसती की बात कर ली है और 1 हफ्ते बाद ही यज़दान और परी की रुखसती थी। फरजाना ने जैसे ये बात परी को बताई, परी पूरी तरह अपनी जगह से उठ खड़ी होगी। बाबा, आप इस रुखसती से इनकार कर दे। मैं कभी भी ऐसे शख्स से शादी नहीं करूंगी जो कपड़ों की तरह लड़कियां बदलता है। परीशे, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो? दादा जान ने उसे रोकने की कोशिश की थी। दादा जान, आप नहीं जानते, आपका पोता जो सबके सामने बहुत शरीफ बनता है ना, इसकी हकीकत क्या है। लेकिन मैं अच्छी तरह जानती हूँ, ये ऐसे इतने साल मुल्क से बाहर नहीं रहा है। वहां उसकी कितनी गर्लफ्रेंड्स थी और आप लोग नहीं जानते। मैं कभी ऐसे शख्स के साथ जिंदगी नहीं गुजारना चाहूंगी। परीशे जो बिना किसी की परवाह किए बस बोलती ही चली जा रही थी। पीछे का यज़दान गुस्से से उस लड़की को देख रहा था जो बिना कुछ समझे सोचे कुछ भी कहे जा रही थी। कोई और बात होती तो शायद अपने गुस्से पर काबू रखता, लेकिन यहाँ बात उसके किरदार पर थी और इसकी अपनी बीवी सबके सामने उसे बद किरदार साबित करने पर तुली हुई थी। यज़दान ने जब मजीद सब्र ना हुआ उससे, तो वो खुद से आगे बढ़ा और सख्ती से उसने परीशे का बाजू पकड़ लिया। माजरत परे बाबा, लेकिन आज से आपकी बेटी पराई हुई। परीशे, यज़दान की रुखसी जो 1 हफ्ते बाद होनी थी ना, वो आज ही होगी और कोई मुझे नहीं रोक सकता। यज़दान ने एक झटके से परीशे को बाजू में पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपने कमरे में ले गया। मुझे बद किरदार और हैवान कहने से पहले सोचना चाहिए था। तुम्हें अपने आने वाली हर रात तुम्हें अपने लफ्जों का कर्ज चुकाना होगा। ये कहते ही यज़दान उसे अपने करीब दर कर गया, जबकि परी की रही सही हिम्मत भी जवाब दे गई थी। घर में भी किसी की हिम्मत ना थी कि यज़दान को रोक सकता। परी पिछले 6 साल से उसकी निगाह में थी, उसकी बीवी थी, और आज वो सबके सामने पूरे हक से उसे अपने कमरे में ले आया था। ना सिर्फ उसे कमरे में ले आया था, बल्कि परी की लाख मज़ाहमत करने के बाद भी यज़दान ने उसकी एक नहीं चलने दी थी।
और अपना हक उससे ले लिया था। यजदान परी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन जो कुछ परी ने उसके बारे में सबके सामने कहा था, यजदान अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया था। और कुछ वजह ये भी थी कि वो अपने और परी के रिश्ते को बचाना चाहता था, और इसी को बचाने का यही रास्ता था कि वो अपने और परी के दरमियान मौजूद सारी दूरियों को मिटा देता। फोन की मुसलसल बजती घंटी से यजदान की आंख खुली थी, जब उसकी नजर अपने करीब बाजू पर सर रख के सोई परी पर गई। मैं जानता हूँ परी, तुम बहुत मासूम हो, और ये भी जानता हूँ कि ये सब कुछ किसी और ने तुम्हारे दिमाग में डाला है। मैं बहुत जल्द पता लगवा लूंगा कि आखिर वो कौन इंसान है जो तुम्हें मुझसे दूर करना चाहता है। यही वजह थी कि मैंने तुम्हें इजाजत के बगैर इस रिश्ते को मुकम्मल किया, ताकि कोई तुम्हें मुझसे दूर ना कर सके। लेकिन तुम्हें अपने यजदान पर इतना तो भरोसा होना चाहिए कि वो कभी भी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मगर कोई बात नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। यजदान ने दोबारा से झुककर परी के माथे पर अपने लब रखे थे और फिर फौरन से बिस्तर से उठकर वॉशरूम में चला गया, क्योंकि आज उसे बहुत जरूरी मीटिंग अटेंड करने जाना था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे और यजदान ने उस दिन के बाद से परी को अपने कमरे में ही रखा था। मुलाजमा ने भी यजदान के कहने पर परी की हर जरूरत का सारा सामान यजदान के कमरे में पहुंचा दिया था। यजदान हर मुमकिन तरीके से कोशिश करता था कि वो परी से नरम लहजे में बात करे, उससे मोहब्बत से पेश आए, लेकिन परी किसी न किसी बात पर जरूर उसे गुस्सा दिला ही देती थी। लेकिन वो अपने गुस्से को जब्त करके खामोश हो जाता। 2 महीने इसी तरह गुजर गए थे, लेकिन परी के दिल में अभी भी यजदान के लिए नफरत बरकरार थी। मैं नहीं मानती इस रिश्ते को, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की। नफरत करती हूँ मैं आपसे, शदीद नफरत। आपने बाकी लड़कियों की तरह मुझे भी इस्तेमाल किया। आपका तो काम ही यही है, लड़कियों को इस्तेमाल करके फेंक देना। अमेरिका में भी आप यही सब करते थे। मुझे नहीं रहना आपके साथ, ना ही अपनी जिंदगी का हिस्सा आपकी बनना है, और ना ही इस बच्चे को इस दुनिया में लाना है, क्योंकि आपके साथ साथ मुझे इससे भी नफरत हो रही है। ये बच्चा मेरे लिए आपकी किसी मोहब्बत की निशानी नहीं, बल्कि आपकी बदकिरदारी। इससे पहले कि परी कुछ और कहती, यजदान गुस्से से दहा रहा था। बकवास बंद करो कि जो मुंह में आता है बोलती रहती हो। अंदाजा भी है कि क्या बोल रही हो तुम? मैंने तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं की। बीवी हो तुम मेरी, मैंने सिर्फ अपना हक लिया था। हाँ, आपने सिर्फ अपना हक लिया था, लेकिन वो भी जबरदस्ती। इसमें मेरी मर्जी शामिल नहीं थी, और मैं इस जबरदस्ती की निशानी को कभी इस दुनिया में नहीं आने दूंगी। इसके लिए चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना लेनी पड़ी। मैं आखिरी बार कह रहा हूँ परीशे, अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की, तो या तो फिर इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब तक मैं सिर्फ तुमसे नरमी से पेश आ रहा था, मुझे सख्ती करने पर मजबूर मत करो। परीशे को जब से ये मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, तब से उसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। यजदान ने उसे प्यार से समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन परी इस बात को समझने के लिए तैयार ही नहीं थी। वो सिर्फ इस बात पर अड़ी हुई थी कि यजदान ने उसके साथ जबरदस्ती की है, और जबरदस्ती ये रिश्ता जोड़ा है। सबने उसे समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन परी किसी की बात भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। यजदान बेटा, परी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। वो ना समझ है, नादान है, तुम उसे माफ कर देना। हम सब लोग जानते हैं कि हमारा बेटा कैसा है। हमें किसी भी किस्म की सफाई देने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जाने परी के जहन में ये सारी बातें किसने डाल दी हैं। फरजाना बेगम बेटी की हरकतों की वजह से काफी परेशान रहने लगी थी। उन्हें उसी बात का डर था कि परी अपने बेवकूफियों की वजह से यजदान को खो ना दे। पहले तो उनकी बातों को यजदान ने उसकी नादानी समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जो कुछ करने का इरादा वो अब रखती थी, फरजाना बेगम जानती थी कि यजदान अब ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि वो इस बच्चे को खत्म करना चाहती थी, और यजदान के लिए सबसे ज्यादा अहम था। उन्होंने अपने तौर पर परी को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो किसी तौर पर किसी भी मानने के लिए तैयार नहीं थी। आप क्यों फिक्र करते हैं ताईजान? मैं जानता हूँ परी ना समझ है। आप फिक्र मत करें और मैं उसे संभाल लूंगा। आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ वो समझ जाएगी। वो बस गुस्से में है और ऐसी बातें करती है सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए, और ना मैं जानता हूँ वो कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। किसी भी माँ के लिए आसान नहीं होता है कि वो अपनी औलाद को नुकसान पहुंचाए। परी भी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए और मुझे सिर्फ परेशान करने के लिए ऐसी बातें करती है। यजदान काफी मुतमईन सा, पुरसुकून सा था, जबकि फरजाना बेगम काफी परेशान थी।
क्योंकि वो परी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो जानती थी कि परी एक मर्तबा कुछ करने का ठान ले तो फिर वो बिना सोचे समझे कुछ भी कर गुजरती है। और अगर इस मर्तबा परी ने कोई उल्टी सीधी हरकत की तो ना सिर्फ यजदान बल्कि घर वाले भी उसे कभी माफ नहीं करेंगे। यजदान ऑफिस के लिए निकलने ही वाला था जब अचानक उसे कुछ याद आया। ओहो, जिस काम के लिए मैं जा रहा हूँ वो फाइल तो मैं कमरे में ही भूल गया हूँ। समीना को भेजता हूँ, मेरे कमरे से ले गए। लेकिन समीना को क्या मालूम होगा कौन सी फाइल है, मुझे खुद ही जाना पड़ेगा। यजदान ने वापस अपने कदम कमरे की जानिब लिए थे और जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, सामने को मंजर देख उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। परी! उसके मुंह से सिर्फ एक लफ्ज निकला था, क्योंकि सामने परी अपने गले में दुपट्टा डालकर पंखे से झूल रही थी। ये मंजर देख यजदान के कदमों ने जैसे उसका साथ ही छोड़ दिया था। उसकी तो जिंदगी कैसे खत्म हो गई थी, सब कुछ तबाह हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी परी उसके साथ ये सब करेगी, उसे इस तरह का बता लेगी, सारी जिंदगी की तकलीफ उसके हिस्से में डाल देगी। 2 साल बाद, अलीशा बेटा, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैं कब से आपको आवाजें दे रही हूँ। नानो, मैं मम्मा के साथ बैठकर बाबा का इंतजार कर रही हूँ। मम्मा कहती हैं कि वो जरूर आएंगी। फरजाना बेगम ने अफसोस से अपनी बेटी और अपनी नवासी को देखा, जो जब से पैदा हुई थी अपने बाप को देखने के लिए तरस गई थी। परी भी 2 साल में बहुत बदल गई थी। हर वक्त खामोश रहती, ना किसी से कोई बात करती और ना ही किसी से कुछ कहती। बस अपनी बेटी अलीशा के साथ सारा वक्त गुजारती थी। चलो उठो, मेरे साथ अंदर चलो, बाहर बहुत ठंड है। आपके बाबा जब भी आएंगे मैं आपको बता दूंगी। मजीद कब तक यहाँ बैठकर उसका इंतजार करोगी? शाम हो गई है, अपने कमरे में चली जाओ। आप अलीशा को ले जाएं, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। 2 साल पहले जैसे ही यजदान कमरे में आया था, परी को इस तरह देख एक लम्हे के लिए उसके होशो हवास जवाब दे गए थे, लेकिन फौरन ही होश संभालते उसने परी को पकड़कर नीचे उतारा था, क्योंकि ये सब कुछ परी ने यजदान के ऑफिस के लिए निकलने के फौरन बाद किया था। इसलिए यजदान फौरन कमरे में वापस आ गया था, जिसकी वजह से परी की जान बच गई थी। लेकिन इस हादसे ने यजदान और सारे घर वालों को डरा दिया था। इसलिए यजदान ने यहाँ से जाने का फैसला किया था, क्योंकि उसे लगता था कि परी उससे नफरत करती है और जब जब उसे देखती है खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। इसलिए वो मुल्क छोड़कर अमेरिका वापस चला गया था। जबकि उसके जाने के बाद परी को सारी हकीकत मालूम हो गई थी कि ये सब कुछ यजदान के खिलाफ उसकी कजन की साजिश थी, जो कि बचपन से परी को पसंद करता था। इसलिए वो यजदान के यहाँ ना होने का फायदा उठाकर हर वक्त परी को यजदान के खिलाफ करता था और झूठ मूठ की तस्वीरें बनाकर परी को भेज देता था। ये कहकर यजदान आए दिन नई लड़कियों के साथ घूमता फिरता है। परी कम उम्र थी, इसलिए उसकी बातों पर भरोसा कर लेती थी और यजदान को गलत समझने लगी थी। लेकिन अब सारी हकीकत खुलकर सामने आ चुकी थी, लेकिन अब शायद बहुत देर हो चुकी थी। यजदान हमेशा के लिए वापस जा चुका था। फोन पर परी का हालचाल पूछ लेता था, लेकिन कभी भी उसने परी से बात नहीं की थी। ना ही परी की इतनी हिम्मत थी कि वो जो यजदान से कोई भी बात करे, क्योंकि जो कुछ परी ने उसके साथ किया था, इसके बाद उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं रखती थी। यजदान और परी की बेटी हुई थी, जिसका नाम परी ने खुद ही अलीशा रखा था। जब से उसकी बेटी पैदा हुई थी, तब से वो यजदान के वापस आने की मुंतजिर थी। परी को लगता था कि शायद वो अपनी बेटी को सुनकर वापस आ जाए, लेकिन 1 साल गुजर गया था। यजदान अभी तक वापस नहीं आया था। हर रोज वो इसी उम्मीद पर कि शायद वो वापस आ जाए और अपनी बेटी अलीशा के साथ घर के लॉन में पूरा दिन बैठकर गुजार देती थी, लेकिन यजदान वापस ही नहीं आया था। सोते हुए तुम आज भी उतनी ही खूबसूरत और मासूम लगती हो, और ये छोटी सी डोल, ये भी बिल्कुल तुम्हारे जैसी है, खूबसूरत और मासूम। सामने बैठा शख्स अपने सामने लेटी लड़की को गौर से देख रहा था, जो कि गहरी नींद में सो रही थी, और इसके साथ लेटी उस छोटी सी बच्ची, उसको भी वो गहरी नींद में थी। तुम दोनों नहीं जानती मैंने तुम दोनों को कितना याद किया। अगर ये वक्त तुम लोगों के लिए मुश्किल था, तो मेरे लिए उससे कई गुना ज्यादा मुश्किल था। लेकिन अगर मैं यहाँ से ना जाता, तो शायद परी तुम इस रिश्ते का, मेरी मोहब्बत का एहसास ही ना होता, और आज तुम और मेरी बेटी आंखों के सामने इस तरह सही सलामत ना होती। तुम्हारी जिंदगी के लिए तुमसे दूर जाना भी मुझे मंजूर था, इसलिए मैं तुमसे दूर चला गया। लेकिन अब मेरे लिए तुमसे दूर रहना नामुमकिन है, क्योंकि अब मैं मजीद तुमसे दूर रहा तो तुम तो शायद जिंदा रहो, लेकिन मैं मर जाऊंगा, और अभी मैं मरना नहीं चाहता। तुम्हारे
और अपनी छोटी सी परी के साथ जीना चाहता। यजदान ने झुककर पहले अपनी बेटी के माथे पर बोसा दिया और उसके बाद परी पर झुक गया। 2 साल की दूरी वो शायद चंद लम्हों में मिटा देना चाहता था। उसका इस कदर जुनून और दीवानगी देख परी ने फौरन से अपनी आंखें खोल ली थी और अपने सामने यजदान को देख उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो शख्स वापस आ गया था। परी को उठता देख वो भी एक तरफ होकर बैठ गया, जबकि परी हैरत से उसे दिख रही थी, जैसे उसे यकीन ना आया हो। फौरन से वो उसके गले लगे और पूट पूट कर रोने लगी। आई एम सॉरी यजदान, प्लीज मुझे माफ कर दें। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी मोहब्बत पर शक किया, आपके किरदार पर शक किया, खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, आपकी औलाद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मुझे मुझे मैं माफी के काबिल नहीं हूँ, मैं जानती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दें। आप मुझे छोड़कर मत जाइएगा। अब आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, लेकिन प्लीज छोड़कर मत जाइएगा। परी तो दीवानों की तरह उसके सीने से लगी, बस यही बात दोहराती जा रही थी, कहीं नहीं जाऊंगा। तुम, मैं और अरीशा में मेरी जान बसती है। तुम्हें लगता है कि मैं तुम लोगों से दूर पुरसुकून जिंदगी गुजार रहा था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितना तुम मेरे लिए तड़पी हो ना, उससे कई गुना मैं तुम्हारे लिए तड़पा हूं। लेकिन मेरा तुमसे दूर रहना जरूरी था। लेकिन अब जबकि तुम मेरी मोहब्बत पर तुम्हें यकीन आ गया है, तो मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं वादा करता हूँ हमेशा तुम लोगों के साथ रहूंगा। परी को एक साइड से अपने साथ लगाते यजदान ने अपनी बेटी को देखा था, जो कि पुरसुकून नींद सो रही थी। मेरी बेटी बिल्कुल तुम पर गई है, तुम्हारी तरह खूबसूरत और मासूम। तुम्हें पता है मैं अपनी बेटी को गोद में उठाने के लिए, से प्यार करने के लिए कितना तड़पा हूँ। मुझे माफ कर दे, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। ना मैं ये झूठे इंसान की उस बातों में आती, और ना मैं आप पर शक करती, और ना ये सब कुछ होता। जो गुजर चुका है उसे भूल जाओ। आज हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियां होंगी। हम दोनों होंगे और हमारी बेटी होगी। बाकी सब भूल जाओ। यजदान ने दोबारा से परी को अपने सीने से लगाया था, जबकि परी भी अब मुतमईन थी। अपनी बेटी को सोता हुआ देख कर यजदान के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आई थी। आज परी की रजामंदी और इजाजत से उसके करीब गया था और 2 साल की दूरी को मिटाता चला गया, जबकि परी भी अपने शौहर के वापस आने पर खुश थी और दोनों ही आज अपनी जिंदगी में अपनी बेटी के साथ खुश थे।